ठीक है। एसक्यूएल क्वेरीज हमने स्टार्ट किया था, जिसमें बेसिक फॉर्म ऑफ क्वेरी तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमको देखना है रिलेशनशिप क्वेरीज। देखो, रिलेशनशिप क्वेरीज आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब दो ऑब्जेक्ट या उससे ज्यादा भी, मतलब ऑब्जेक्ट्स अगर इंटर रिलेटेड है। दैट मीन्स इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, नाउ दैट कुड बी इधर आपका लुकअप रिलेशनशिप या फिर मास्टर डिटेल। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप्स होना चाहिए। तो अगर ऑब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है, दो डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट हैं जिसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर आप रिलेशनशिप क्वेरी वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो रिलेशनशिप क्वेरी के बारे में जब लास्ट लेक्चर में हमने जब डिस्कशन किया था, तो थोड़े बहुत डायग्राम्स बना के मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कि देखिए, अगर आप मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे वो पेरेंट ऑब्जेक्ट है और उससे एसोसिएटेड अगर कोई चाइल्ड ऑब्जेक्ट है और आपको वो भी फेच करना चाहते हो, तो वो होता है पेरेंट टू चाइल्ड, है ना। और अगर आप इसका उल्टा डायरेक्शन, इसका वाइस वर्सा अगर हमारा अप्रोच है दैट वी आर ट्राइंग टू फेच द चाइल्ड अलोंग विद द पेरेंट, दैट मीन्स वी आर ट्रेवर्सिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो दोनों पॉसिबल है। तो बेसिकली रिलेशनशिप क्वेरी ना दो ही तरह की होती है, टेक्निकली दो ही तरह की होती है। एक होता है पेरेंट टू चाइल्ड फेच करने वाली क्वेरी, जो और दूसरा होता है चाइल्ड से पेरेंट, चाइल्ड टू पेरेंट फेच करने वाली क्वेरी। ठीक है। अब चलो, ये एक बात हुई। दूसरी बात यहाँ पे ऐसी ऐड हो जाती है, क्योंकि हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट में क्वेरी लिखने का जो फॉर्म है वो बदल जाता है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा अलग है, तो कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा अलग है। तो फिर इस चीज को कंसिडर करते हुए अब फाइनली हम ये बोलेंगे कि देखिए, हमारा टोटल रिलेशनशिप क्वेरीज जो होती हैं वो चार तरह की होती हैं। मतलब पहला डायरेक्शन है अपना पेरेंट टू चाइल्ड, दूसरा डायरेक्शन है चाइल्ड टू पेरेंट। पेरेंट टू चाइल्ड में स्टैंडर्ड के लिए अलग और कस्टम के लिए अलग, एंड सिमिलरली चाइल्ड टू पेरेंट में भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए अलग और कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए अलग। ठीक है। तो चलो, तो ये चारों डायरेक्शंस हम कवर करेंगे, चारों फॉर्म्स हम कवर करेंगे, दो डायरेक्शन है इसमें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहला वाला पेरेंट टू चाइल्ड इन द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। सो अब यहां जब मैं कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट या फिर स्टैंडर्ड रिलेशनशिप, ठीक है, स्टैंडर्ड, तो उसमें ये बात हो रही है चाइल्ड ऑब्जेक्ट की। जैसे मैं कह रहा हूं पेरेंट टू चाइल्ड इन द स्टैंडर्ड रिलेशनशिप या स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ स्टैंडर्ड से मतलब हमारा चाइल्ड से है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, पेरेंट टू चाइल्ड विद स्टैंडर्ड रिलेशनशिप, तो फिर मैं कहूंगा कि अगर, मतलब डायरेक्शन इज व्हाट, डायरेक्शन इज पेरेंट टू चाइल्ड, यू आर ट्रेवर्सिंग फ्रॉम top to bottom. That means you would fetch parent, and along with that parent record, you would also going to fetch the related children records as well. ठीक है। That means your direction of traversing, your direction of fetching the record would be from top to bottom. ठीक है। अभी चलिए, so parent के साथ आप child को fetch कर रहे हो when your child is a standard object. If your child is a standard object, if your child is a standard object, then how you are going to fetch that? Okay. तो यहाँ पर पर्टिकुलरली इन दोनों फॉर्म्स में देखिए, इन दोनों फॉर्म्स में प्लीज राइट इट डाउन समवेयर। आई एम नॉट श्योर वेदर इट हैज बीन रिटन प्रॉपर्ली हियर और नॉट। सो एक सेकेंड ना, बाय यूजिंग दिस अप्रोच, although it has been written, see, it has been written, but the way it was required, I guess it's not that. आप एक चीज आप अपने पास लिखिए सभी लोग। इफ योर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग, इफ यू आर ट्राइंग टू फेच पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट अलोंग विद चाइल्ड, ठीक है, दैट मीन्स यू आर ट्रेवर्सिंग इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। if you are fetching, if you want to fetch, if you're trying to fetch parent with child, then you always have to write down something called as inner queries or sub queries.
inner queries or sub. Please write it down somewhere. I guess you guys would always take that short notes बाद में जिसको आप फेयर कर लेते होंगे. तो आप लिखिए इस चीज को कि जब भी हम पेरेंट टू चाइल्ड फेच करते हैं, दिस इज ओनली एप्लीकेबल विद दैट. चाइल्ड टू पेरेंट में नहीं है, याद रखो, उसमें कोई दूसरा तरीका है जो मैं बताने वाला हूं. बट अभी इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पेरेंट टू चाइल्ड फेच कर रहे हो, चाहे आप स्टैंडर्ड या फिर कस्टम एसोसिएशन की बात करें, ठीक है, दोनों सूरतों में you would make a use of inner queries या फिर sub queries. You would make a use of inner queries or sub queries, and this is only applicable if you are trying to fetch from parent to child. ठीक है, please make a note of this somewhere. ये बहुत जरूरी बात है, ये बहुत ही जरूरी बात है, बिकॉज चाइल्ड टू पेरेंट में सब क्वेरीज यूज नहीं होती है, वहां पे एक दूसरा तरीका है इसको फैच करने का. ठीक है, अब ये सब क्वेरी या इनर क्वेरी क्या होता है देखो यार. For example, along with account, if you wanted to fetch the details of contacts, opportunities, and cases. Now we know this, that for account object, contact or या फिर आपका ये opportunities या cases, they are child object, right? They have a relationship with account. And in every case, account is parent, contact is child, opportunity is child, cases is child, right? So these are child. तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि मैं फैच करना चाहता हूँ अकाउंट के साथ में उससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट को, साथ ही साथ उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज को, और उससे रिलेटेड केसेस को. सो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? अगर मैं एक नॉर्मल सिनेरियो की बात करूं, मुझे अकाउंट से भी फैच करना है, मुझे कॉन्टैक्ट से भी फैच करना है, और या फिर मुझे अपॉर्चुनिटी से भी डेटा फैच करना है, तो एक नॉर्मल केस में क्या होता था कि हमको 4 क्वेरीज लगनी थी, एक अकाउंट की, एक कॉन्टैक्ट की, तो एक अपॉर्चुनिटी की और एक केस की. बट अभी क्योंकि हम एक चीज जानते हैं कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड है, दैट मींस अकाउंट इज हैविंग अ रिलेशनशिप विद ऑल ऑफ देम. There's one thing which is common in every of them, which account is parent of all. When we consider account with contact, account is parent, contact is child. Same applies with account and opportunity and cases, right? So that's why. So when we know that there is a relationship particularly and you are trying to fetch parent along with child, देखो एक चीज समझो यार, कहाँ पे क्या अप्लाई करना है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. एंड दैट इज द रीजन कि अगर मैं आपको कभी कोई चीज पढ़ाता हूँ तो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यार सी दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट, बट इन रियल टाइम वेयर यू हैव टू अप्लाई देम, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. आप खुद सोचिए ना, अगर आपको 1000 चीजें पता है बट देन यू डोंट नो वेयर टू अप्लाई व्हाट, तब क्या क्या फायदा हुआ? इतना सारा नॉलेज आपने गेन किया, उसका फायदा क्या है? मैंने आपको 4 से 5 तरीके सिखाए हैं किसी फील्ड को रिक्वायर्ड करने का, इजंट इट? और फिर जब हम इंटरव्यूज में पूछते हैं ये चीज कि ठीक है, यू नो लाइक यू कैन मेक अ फील्ड रिक्वायर्ड ईदर बाय रिक्वायर्ड चेक बॉक्स, you can make a field required by page layout customization. There's, I mean, if you go, there also is a way to make a field required over there as well. You can make a field required by the validation rules. You can even make it required by the Apex triggers, right? We are going to study that as well. Or if you are using like a lightning page, or maybe if you are using an visual force page. So in the front end, in that coding, in the page coding, like visual force page mein ya fir lightning page mein, there is again a way. So there are at least 5 to 6 different ways to make a field required, but that doesn't mean कि हर चीज हर जगह लगाई जा सकती है. ये completely depend करता है कि हमें किस टाइप का सिनेरियो है. तो I used to ask this question usually in interview कि ठीक है, can you tell me what are different ways to make the fields required? So whenever they said me, okay, there's this and that, then I asked them, then there is a counter question against this. ठीक है, आपने मुझे बताया कि there are 3 different ways. Now, what is the difference between them? In which particular scenario you would go with like the solution number 1 or maybe 2 or maybe 3? तो यहाँ कैसा होता है, देखो एक चीज तो होता है किसी चीज को समझना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसे कहाँ अप्लाई करना. दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज सिनारियो. ठीक है, आइए, तो यहाँ आप अगर इफ यू वुड सी दिस
ऐसा बोला जा रहा है कि आई हैव टू फेच अकाउंट विथ कॉन्टैक्ट। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपकी और मेरी बात। तो हम यहाँ थोड़ा सा एनालाइज करेंगे एंड वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड हम क्या फेच कर रहे हैं। हम फेच कर रहे हैं अकाउंट विद कॉन्टैक्ट। ओके, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन देम? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो यू कैन डेफिनेटली फाइंड दिस विद स्कीमा बिल्डर, है ना। अभी जरूरी नहीं हर बार अकाउंट नोन ऑब्जेक्ट्स है, कभी कभी अननोन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात आती है कि यू हैव टू फेच विद दीज टू। तो what, see, the most convenient way to find out whether there are two objects, let's consider, and whether these two objects, if they are having any relationship between them, is to bring them onto canvas. The most convenient way to understand this. Now, for example, if you doesn't know कि जैसे एक object है hiring manager, let's consider, ठीक है, and there's one another object called as candidate. There's one another object called as candidate. Now, you wish to understand whether these objects have any relationship between them or not. You can bring out it over here. So with the schema builder, it's very easy to identify whether the objects are distinguished or if they are interrelated. तो हमेशा इस तरह का अप्रोच अगर आप इस वे से जाएंगे ना, आपको तकलीफ नहीं होगा लाइफ में, आपको तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। It is on multiple objects. Our first approach would be first of all to identify whether the object, जैसे अभी इस केस में देखो आप, hiring manager or candidate, that doesn't have any interrelationship between them. So I cannot apply a relationship query because relationship query can be applicable. Relationship query is only applicable when the objects have a relationship in between them. Now it could be any form of relationship, वो important नहीं है. They must have a relationship. They must have a relationship, that is more important. All right, chalo. So this is how you should have to build up an approach. Chaliye. तो अभी if I am trying to fetch parent along with child, whenever the direction is parent to child, whether it's a standard or custom, object association, child, whatever, there is a concept of inner query. Then it must always be designed with the help of sub queries or inner queries. Now, what is that? First of all, see this syntax. I'm going to design this. First of all, you see this syntax. Select field 1, field 2, field 3, like how exactly, I mean, जब भी हम लोग query लिखते हैं, this is our usual form of writing a query, isn't it? एक यहाँ common ही होता है. Select जो भी fields आपको चाहिए, ID, name, जैसा भी, and then you write it like from whichever the object is, like select ID, name. Let me try to write down a query for this. So if for example I'm writing a query, okay, I would be writing a query like select from account, and then I would start including like ID, name, rating, the value of industry, okay, from account. All right, and if I would fire a query, this would give me all those records. This is a very general form of writing query जो हमने सीख लिया है. Now along with this account, I also wanted to fetch the details of contact. तो हम इसमें रिलेशनशिप क्वेरी कैसे लिखते हैं या इनर क्वेरीज कैसे लिखते हैं, सब क्वेरीज कैसे लिखते हैं. तो व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर आपने एक कॉमा लगाना है, ठीक है. लास्ट में आप एक कॉमा लगाओ. सी आई एम डूइंग इन द सेम वे, इंडस्ट्री, एंड आई एम पुटिंग अप अ कॉमा, ठीक है. और इसको स्प्लिट कर दो इस तरह से. यू कैन स्प्लिट इट राइट लाइक दिस, ठीक है. द सेम वे आई एम डूइंग इट दैट. तो मैंने इसको स्प्लिट कर देना. आई वुड जस्ट स्प्लिट इट आउट. कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग इसी में भूलते हैं और यही गलती करते हैं. And then inside in the bracket you have to write down another queries, ठीक है. Inside in the bracket you have to write down another query. But there is one important point to it. There's one important thing.
Inside in first of all, these are called as inner queries. These are called as inner queries, and I'll show you everything. Don't worry. First, try to understand the syntax. Then I'm going to show you everything. All right. First, try to understand this. So inside, this is called as inner queries. First of all, this is called as inner queries, subqueries, child query, whatever. The more important thing to understand inside in the child query, inside in your inner queries, subqueries, the object name must always be in the plural form. Plural. What does it means by plural? So if you are trying to fetch something from like contact, it should not equals to contact. It should always be contacts. For opportunity, it should be opportunities and cases. Understood? Let me show you. Let me show. So I would be using these brackets. I would be using these brackets. And inside in bracket, I'm forming another query. Select ID, name, email from contact. If I would give contact, it would going to give me error. Why? Because it doesn't identify what is contact. Inside in inner query, you should always use plural forms of the object. So instead of using contact, you have to write contacts. And now see what happens if you fire the query. So it has given you the details. Example, if you had given you the details of account along with contact. So ID, name, rating, industry. Up to this is account. And after that, the fields of contact. See, there's a column called as contact. The contact start, contact, total size, contact, right? So these all are contact records, contact name. See, contact name, then contact ID से start होता है यहाँ से, and then contact name, contact email, जो भी आपने बोला नेम ईमेल, ठीक है, इस तरह से ये उसके साथ अगर कोई अभी क्या है कि ये समझना का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा तो मैं समझा देता हूँ इस वजह से कि जैसे आप ये एक रिकॉर्ड देखो आप try to understand this record. There's an account record. There's an account record. Let's consider Jenny Point. ठीक है, Jenny Point. There's an account record Jenny Point. All right, I'll try to show it over here. So there is an account called Jenny Point. Now, if you would scroll, Edna Frank is the only, all right? Let me just try with someone who's having multiple contacts. It's very difficult. United Oil. United Oil. I'm just trying to find out an account which have multiple contacts. Maybe this would work. All right. So see, there is an account, United Oil Gas Corp. Okay. Now, as you can see, this account has multiple contacts, right? So how they have been listed, right? Stella, Lauren, Arthur, Avi, all these are the contacts that are associated with this one. So if I would try to find it out over here, if you can see, this is United Oil and Gas, right? United and this or everything. Let me try to bring it at the top so we could understand it easily. Yes, now you can see the first entry over here is United Oil and Gas. I mean, I just try to understand, make you understand like how it has been displayed.
So when we go, see, this is the first contact, Stella. What are the fields that we are fetching? ID, name, and email we are fetching. So the ID is this one, 003, of course, is a contact. The name is Stella, and then email ID. Now that was first contact. Now, if you would scroll again a little bit right, you will see the second ID. The second is Lauren, right? And this is email. You would scroll it over here. It would show like, contact. The third contact, Arthur Song. So this is how, like, this is how the Salesforce inspector would display this. Anyways, that's not a topic. That's just an understanding. So this query, this query is called as inner query. This query is called as inner query. Now, what is the benefit of this? I'm going to show you that, right? I'm going to show you that what is the benefit of this. So for that, I would require a program for this. But let me try to extend this a little bit, and then I'll come to that programming part. Abhi ye tha, for example, this was about like, account with contact I have fetched. This is my account. This is my account. And inside in the account, I have written another query. So this query, which you are writing inside another query, this query which you are writing inside another query, this query is called as inner query, sub query, child query. Okay. But inside in your inner query, the object name is always the plural form. And see, this is the reason. Say, let's try to understand one thing. If you, for example, you have created so many objects, and there are, of course, there are so many objects over here as well. If I would go to the settings of any object, okay, if I would go to the settings of, let me try this with custom object. There you would see this very easily. So if this is an object, and if you would go with view objects, for every object, see, there is always a plural form, isn't it? Isn't it? And what we initially thought is like, the plural forms, they are always used as a tab. Yes, that is true. In the tab, you always have to use the plural forms, right? This we already have studied. But there's again one another place where you always have to use the plural form. That means if you are trying to give the name of this object inside inner query, for some reason, if you are using candidate object inside an inner query, then you cannot make the use of singular label. You always have to give plural name of that. That is what is again a concept, right? So plural labels jo hote hain, they are used inside tab. Ye bilkul sach hai. But again, there is one another place where where you will use the plural names. That is inner queries. Okay, chalo. So let me try to extend this a little bit more. Now this was about contact. Abhi mujhe, along with contact, I wanted to fetch, let's say, opportunities, and I also wanted to fetch cases, right? So आप queries, inner queries जितना चाहे उतना extend कर सकते हो up to what there is a relationship है. But याद रखो, अगर आप इसके बाद एक और query लिख रहे हो तो you must put up a comma. Here also you must put up a comma, and because this is last, यहाँ पे comma नहीं लगेगा. ठीक है? तो I can write down like select, let's say, ID, name from let's say opportunity, है ना? Opportunity. But that opportunity, I have to use the plural label. And for standard object, if you would ask me, sir, standard object के लिए हम कहाँ से देखना? तो ठीक है ना, you can see that. मतलब ऐसा नहीं है कि standard object को देखा नहीं जा सकता. You can go to this customize. And जैसे आपको अगर opportunity का, let's consider कि आपको opportunity का plural label देखना है, तो you can see it from here as well. यहाँ से भी दिख रहा है आपको. Accounts, contacts, opportunities, then you can see it from here. Otherwise, I guess, let me try to just find it out. Okay. Fields. कहाँ देख सकते हैं अपन opportunities? I think you'll have to find, you'll have to see it from here itself. यहीं से देखना पड़ता है आपको. Anyways, चलो. So opportunities लिखूंगा मैं यहाँ पे, and similarly, if I'm firing a query on the case, so select ID, comma, name from cases.
Let's try to fire a query for this. Name is not there. Yes, I was doubting onto this. So see, this is like, अभी आपने क्या क्या fetch किया है? What you have fetched? You have fetched like account, then related contact, related opportunities, and the cases. Let me try to scroll it down. So see the ID, you see over here. आप यहाँ देखें ID and name, rating, industry. यहाँ तक आपका ये account है. For that account, उसके बाद contacts, ठीक है, जिसमें contact आ गए, जितने भी contacts थे वो. After contact, it comes opportunities. Opportunities like how many total opportunities are related, that is also being listed out. अभी फॉर एग्जांपल ये जितने भी अकाउंट रिकॉर्ड्स हैं उसके लिए एक एक अपॉर्चुनिटी है. फॉर दिस वन देयर आर 3 अपॉर्चुनिटीज, देयर आर 4 अपॉर्चुनिटीज, राइट? सो दैट इज आल्सो बीइंग डिस्प्लेड. उसके बाद में लाइक इफ यू वुड सी, वो सारे रिकॉर्ड्स हो गए. अपॉर्चुनिटीज के बाद में फिर केसेस, केसेस कितने हैं एसोसिएटेड वो भी बता रहा है यहाँ पे. एंड देन लाइक case records and all this and finally, so this is like, this is called as concept of inner queries, sub queries, child queries. So this is applicable only and only when you are trying to fetch from parent to child, parent along with child. Then you can form a query inside in your main query. You can write down another query as well. This was my main query: select ID, name, rating, industry from account. But see, don't forget to write this comma. This is very important. मतलब usually what happen is like, whenever you like, जैसे आप लिख रहे हो from account, तो अभी हमारा ये last होता है, ठीक है? तो what we usually do, we usually split it like this, and उसके बाद में हम यहाँ पे अपना inner queries put up कर देते हैं, ठीक है? लेकिन if you would forgot to mention this comma, then you always would have the error. आपको हमेशा एरर मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है? हमेशा एरर मिलेंगे. तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे मेरी बात. चलो, अब इसका बेनिफिट क्या है? ये तो एक चीज हो गई है कि यू नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू राइट डाउन द इनर क्वेरीज एंड ऑल, ठीक है? अब इसका मेन बेनिफिट क्या है? तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ यहाँ पे. आई एम नॉट श्योर वेदर आई हैव टोल्ड दिस और नॉट. मतलब मुझे कभी ना कभी तो बोला होगा मैंने, ऐसा तो शायद नहीं हो सकता कि मैंने ये बात आप लोगों को नहीं बताई हो. कभी ना कभी तो हमारे मतलब इस लेक्चर में कभी ना कभी मैंने बोला होगा. हाँ, मुझे बताइए कि एक ट्रांजैक्शन में आप कितनी, एक प्रोग्राम में, एक ट्रांजैक्शन में आप कितनी एसक्यूएल क्वेरीज फायर कर सकते हैं? दैट मींस व्हाट इज द गवर्नर लिमिट रिलेटेड टू एसक्यूएल क्वेरीज इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, इन अ सिंगल प्रोग्राम? हाउ मेनी एसक्यूएल क्वेरीज you can use? Yes, any answers to this? Any answers to this? 200. Sorry, Bhageshri, I didn't heard that. What is it? How many? 200, sir. No, it's not 200. Anyone apart from this? 50,000 queries. 50,000 is the number of records that you can fetch from one query. मतलब just by firing one query, you can fetch 50,000 records. That is the maximum limit. मतलब जैसे आप ये query आपने fire किया, how many records you have fetched? 137. Because the object itself was having that much. But what is the upper limit of this? What is the upper limit? So if you, for example, if your object is having 1 lakh records and you have fired a query, you have fired a query, select ID, name from account. So if you have fired a query, let's consider your object account is having 1 lakh records. So how many of them could be fired? So that is 50,000. That is the upper limit of that. Okay. So it would just pick up 50,000 and it would, rest 50,000 would not be going to be displayed over here. So that is related to how many data, how much records could be fetched. But then again, I wanted to ask how many queries maximum I can use inside a single transaction, inside a single program. I'm not sure whether I have told this to you guys or not, but that is 100. And this is very important. 100. How many DML statements you can use is 150. See, did I ever posted you
Let me just try to check it out. One screenshot. Did I ever posted you a screenshot? अरे यार ये इंटरनेट क्या हो गया? Sure, what is happening around? ये ऐसा क्यों आ रहा है यार? एनीवेज एनीवेज चलो, अभी तो ये मैं देता हूँ स्क्रीनशॉट फिर से। पहले आप लोग इस चीज को मेंशन लिखो कहीं तो भी। द मैक्सिमम एसक्यूएल क्वेरीज दैट यू कैन यूज इनसाइड अ सिंगल प्रोग्राम इज 100, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, इस पे हम और बात करते हैं अभी। लेट मी टेक यू टू द डेवलपर कंसोल एंड लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, so what is the benefit of writing an inner query? Let me try to show you something. Let me try to show you something. So we have a class called database helper. We already have a class. Let me just try to create another method inside this. So I would be So I would be creating a method, another method I'm creating. Let me create another method, public static void, and let's consider get account records तो already है मेरे पास में by name, get account records by name, and let me make this as a parameterized method. That this method would accept one parameter. So string account record name. That means we would ask user to enter the name, and based on that name, either मैं like operator या फिर exactly same ले लेता हूँ, तो I would be firing a query. चलो ठीक है, so मैंने एक method design किया. That method would going to accept a string parameter. ठीक है, that method would going to accept a string parameter, and whatever the parameter we are going to supply is going to be stored inside this variable account record by name. ठीक है, चलो, let's now begin with this. So first of all, I would be checking for this one. I mean, either this parameter should have a value, right? It should not be blank. That is very essential. To avoid the null pointer exception, you should always do that. So if this variable is not equals to null, and not just 1, 2, and नहीं हुआ टाइप, हाँ अब हुआ, and this variable should not equals to empty. So if both of the condition would satisfy, that means यहाँ पर एक value है. If this is not null and not empty, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, and I would design a query over here. I would design a query. Now we are going to talk about two important things over here. पहली चीज कि what is the benefit of one inner query? What is the return? And second question, what is the return type of this relationship query? Now these are two important things you should understand. बहुत important चीज है, ठीक है? क्वेरी तो आपने फायर करके देख लिया, आपने देख लिया कि इनर क्वेरीज को लिखते कैसे हैं और क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए जब आप इनर क्वेरीज लिखते हो. मेन क्वेरी के लास्ट फील्ड के आगे कॉमा लगाना है, एक स्पेस देना है, स्प्लिट करना है. इनर क्वेरीज जो है ब्रैकेट्स में लिखनी है. अगर इनर क्वेरीज एक से ज्यादा हैं तो उसके बीच में कॉमा लगाइए. ठीक है, ये सब जो मैंने आपको बताया, लास्ट में कॉमा लगाओ, एक स्पेस दो यहाँ पे, उसके बाद स्प्लिट करो, एंटर करो, उसके बाद में आप इनर क्वेरीज लिखो. अगर इनर क्वेरी एक से ज्यादा है तो उसमें कॉमा लगाइए, जो लास्ट वाला रहेगा उसमें कॉमा मत लगाइए. इनर क्वेरीज में जो ऑब्जेक्ट का नाम आप दे रहे हैं वो सिंगुलर नहीं, उनके जो प्लूरल फॉर्म्स होते हैं वो आपने यहाँ पे देने हैं. ठीक है, तो ये कुछ प्रिकॉशंस थी, ये सारी बातें थी, हमने सीख लिया. लेकिन अभी कुछ चीजें जो इसके आगे की हैं और वो हम इस प्रोग्राम से समझेंगे, और वो इक्वली या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अब मैं यहाँ पर एक क्वेरी डिजाइन कर रहा हूँ, स्टैटिक क्वेरी ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, डायनामिक नहीं. सिलेक्ट लेट्स से आईडी and then name, value of rating. I wanted to get all this from account. ठीक है, let's consider this is my account. Let me try to add few more fields to this. Let's say कि industry,
annual revenue, and let's consider own, facts, and then active _ C, active status. So I wanted to fetch all this from account. I wanted to fetch all these from account. ठीक है, I wanted to fetch all these from account. अच्छा, एक जनरल बात मेरी, I mean, अभी तो मैंने इसमें इनर क्वेरी नहीं लिखा है. What is the return type right now? Right now, what would be the return type of this query? इस SQL क्वेरी का रिटर्न टाइप क्या रहना चाहिए? List collection. List of what? List of which object? List of Account. बिल्कुल सही. क्यों? क्योंकि आप क्वेरी फायर किस पे कर रहे हो? अकाउंट पे. सो इसका जो रिटर्न टाइप है, आई शुड कलेक्ट दिस एवरीथिंग इनसाइड लिस्ट ऑफ अकाउंट, राइट? बिकॉज द क्वेरी ऑलवेज रिटर्न्स यू a list collection, isn't it? Now give any name like LST accounts, no problem into that as well. ठीक है, चलो. So this is my query, this is my SQL query, this is my SQL query, and this is the return type of that. चलो, अब ये तो हो गया इसका एक नॉर्मल चीज जो हम जानते थे. अब I'm going to split this query. अब यहाँ अगर मैं सिर्फ इतना query फायर करूंगा तो आपको पता है कि ये सारी वैल्यूज जो हैं, ID, नेम, रेटिंग, वो आपको रिटर्न कर देगा. एंड बिकॉज इट इज रिटर्निंग यू मल्टीपल रिकॉर्ड्स, एंड दैट्स व्हाई यू हैव कनेक्टेड इनसाइड अ लिस्ट कलेक्शन. एंड और वैसे भी ये सब सोचने की जरूरत नहीं है. बाय डिफॉल्ट इटसेल्फ यू शुड ऑलवेज रिमेंबर ओनली वन स्टेटमेंट, एंड दैट वन स्टेटमेंट इज फाइन टू अंडरस्टैंड कि हाँ, the return type of one SQL, the return type of an SQL is always a list collection. So whatever form of query you are returning, the return type of every SQL is always a list collection. ठीक है. एक दो सिनेरियोस ऐसे आएंगे जहां पर ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, देखो मैं इसलिए बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ. यहाँ तो ये एक ऐसी बात है कि आपने देखा कि हाँ, अकाउंट ऑब्जेक्ट में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो वो एक वेरिएबल में तो जा नहीं सकते, उसके लिए लिस्ट कलेक्शन है. लेकिन ये एक अलग बात है. देखो, इससे ज्यादा जरूरी चीज आगे में एक दो बातें, एक दो जगह ऐसी आएगी जहां पे पर्टिकुलरली ना ये जान लेना और ये जानना बहुत जरूरी रहेगा कि एसक्यूएल क्वेरी का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इज ऑलवेज अ लिस्ट कलेक्शन. इसलिए ये चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूं. आप इसको याद कर लो, आप इसको याद कर लो कि whenever an SQL is getting fired internally, जब एक SQL फायर होती है, उसका रिटर्न टाइप हमेशा एक लिस्ट कलेक्शन होता है. ये याद रखो प्लीज, क्योंकि एक दो जगह भी आगे में ऐसी आने वाली है जहां पर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा आपके पास कि मैं इसका रिटर्न टाइप क्या करूं. तो आपको अगर ये चीज आप जानते हो कि बाय डिफॉल्ट इट्स ऑलवेज अ लिस्ट कलेक्शन, तो आपका सारा मसला ही हल हो जाएगा. अदरवाइज आप परेशानी में फंसोगे वहां पे. इसलिए ये स्टेटमेंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं. और अब इसको प्लीज सभी लोग याद रखो कि द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ एवरी एसक्यूएल, इट्स ऑलवेज अ लिस्ट कलेक्शन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अब मैं इस क्वेरी में इनर क्वेरीज भी डालने वाला हूं. तो इनर क्वेरीज के लिए हम क्या करते हैं कि हाउ वी राइट इट डाउन, व्हाट इज आवर राइटिंग प्रैक्टिस. ये जो सबसे आखिरी वाला जो हमने कॉलम यहाँ पे यूज किया है, इसको इसके आगे कॉमा देता हूँ. स्पेस तो ऑलरेडी है यहाँ पे, है ना. उसके बाद में फिर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ इस तरह से. And then over here, I am going to write down, over here I would be writing my inner queries. So because मैं 3 ले रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर मैं कॉमा यूज कर लेता हूँ. लास्ट वाले में कॉमा देने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, लास्ट वाले में कॉमा देने की जरूरत नहीं है. तो यहीं से उठा लेते हैं क्वेरी फिलहाल तो. So these are my inner queries, right? These are my inner queries. Select ID name. This is from contacts, this is from opportunity, and this is from the cases, right? Let me first of all try to save up to this. ठीक है, चलो. अब आपकी ये वाली क्वेरी क्या रिटर्न कर रही है? कॉन्टैक्ट के रिकॉर्ड्स. ये वाली क्वेरी रिटर्न कर रही है अपॉर्चुनिटीज के रिकॉर्ड, और ये वाली क्वेरी रिटर्न कर रही है केसेस के रिकॉर्ड. और वैसे बाय द वे, ये जो मेरी मेन क्वेरी है वो रिटर्न कर रही है अकाउंट के रिकॉर्ड. अब
ये वाली क्वेरी अकाउंट रिटर्न कर रही है, ये कॉन्टैक्ट रिटर्न कर रही है, ये अपॉर्चुनिटी रिटर्न कर रही है और ये केस. नाउ लेट मी आस्क यू व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस, व्हाट इज गोइंग टू बी द रिटर्न टाइप ऑफ दिस. कंफ्यूजन हुआ थोड़ा सा. भाई एक क्वेरी है हमारी जो अकाउंट रिकॉर्ड रिटर्न कर रही है, और बिकॉज एक से ज्यादा रिटर्न कर रही है तो हमने लिस्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन कर लिया यहाँ पे. उसी के अंदर मैंने क्वेरी बनाई. इस मेन क्वेरी के अंदर मैंने सब क्वेरीज बनाई, इनर क्वेरीज बनाई, चाइल्ड क्वेरीज बनाई. एक रिटर्न कर रहा है कॉन्टैक्ट, दूसरा रिटर्न कर रहा है अपॉर्चुनिटीज, तीसरा केसेस. तो अब मेरा रिटर्न टाइप क्या रहना चाहिए. तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन था या दूसरा क्वेश्चन था, जो भी था, दो ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है, वो दोनों पे हम बात कर रहे हैं. चलिए पहली बात, इसको आई आई गेस ये कहीं ना कहीं नोट्स में लिखा है. अगर आप नोट्स को पढ़ोगे ना अच्छे से, इसमें कहीं ना कहीं तो ये बात लिखी हुई है. आप पढ़ लीजिएगा उसको, आपके लिए नोट्स हैं. फिलहाल आप अपने पास लिखिए, आपका जो भी नोट्स है उसमें लिखिए, और हमेशा याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं. ये देखिए, पूछें, हो सकता है ना पूछें. बट पूछें या ना पूछें, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन आपको पता होना चाहिए. So, the return type of a relationship query, in case if you have used multiple child queries, that doesn't makes any difference. See, listen this very carefully. Listen this very carefully and please write it down somewhere in a place where you could remember this. The return type of an SQL query, a return type of a relationship query, even though it seems to be like it has used, there are multiple forms, multiple different forms of records are getting written. If I would ask you, यार ये क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगी तो कितनी तरह के रिकॉर्ड्स आएंगे, तो आप बोलोगे यार इसमें अकाउंट भी रिकॉर्ड आ रहा है, इसके साथ कॉन्टैक्ट आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और केसेस भी आ रहा है. Even though if it's trying to return you multiple records of different forms, the return type of a relationship query is always, listen, is always list of parent object, list of parent, list of parent, list of parent. Now, among this all, who is parent? Account is parent because I'm firing my major query, my parent query. My parent query is on account object. And these are inner queries, they are child queries. That doesn't make any difference. The return type of a relationship query, in case if you have used the sub queries, the child queries, return type of any SQL, the return type of any relationship query is always a parent object, list of parent object. So now because you have fired this query on account, that is why it's always would be list of account, list of account. ठीक है. सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, मेजर पॉइंट, ये याद रखना हमेशा कि हमेशा रिटर्न टाइप क्या रहेगा, पेरेंट का रिटर्न टाइप रहेगा. ठीक है, चलो, दैट वाज माय फर्स्ट पॉइंट. राइट, नाउ दैट वाज माय फर्स्ट पॉइंट. नाउ अब इसके बाद में लेट मी नाउ ट्राई टू शो यू द सेकंड पॉइंट, जिसके लिए मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ. ठीक है. वंस द क्वेरी हैज बीन फायर्ड, हाँ, एक चीज छूट गई यहाँ पे. आई डोंट वांट टू फेच एवरीथिंग. मैं वही डेटा फेच करना चाहता हूँ जो कि जैसे आपने जो नाम दिया है ना, जो आपने नाम दिया, तो मैं क्वेरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ. वेयर वेयर मतलब सारा डेटा फेच नहीं करना है मुझे, पर्टिकुलरली वो रिकॉर्ड फेच करना है अकाउंट का जिसका नाम यूजर सप्लाई कर रहा है. सो वेयर नेम इक्वल्स टू y:, यस, y:, नेम इक्वल्स टू कूलन y. कूलन क्यों यूज किया मैंने यहाँ पे, कूलन क्यों यूज किया, बिकॉज दैट्स अ डायनामिक असाइनमेंट. व्हेनेवर यू आर transferring certain things from another variable, this variable would get the data dynamically. अभी रन टाइम में when you would execute this, जब आप इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, you would execute this, और वो जो पैरामीटर आप यहाँ सप्लाई कर रहे हो, अभी ये मेथड अलग है बट that's just an example. क्या नाम दिया मैंने इसका, गेट. व्हेन आई वुड बी एग्जीक्यूटिंग दिस, तुम यहाँ पर मैं जो मेथड, यहाँ पर जो मैं नाम दूंगा, ठीक है, जो भी नाम दूंगा,
So because now this name is dynamically coming, so this is called as dynamic assignment. So whenever you are passing any dynamic entity, it must always be backed with colon. So equals to colon, colon is understand with colon meaning is dynamic assignment. ठीक है, अगर आप डायरेक्टली यहाँ लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा नहीं दे रहे हो इसको, अगर आप ऐसा दे रहे हो इसको, ये एक अलग बात हुई, ये एक अलग बात हुई। यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू दे रहे हो, यहाँ पर आप वैल्यू जो है वो डायरेक्टली दे रहे हो, बट क्या हम ऐसा कर रहे हैं? नो, वी आर नॉट डूइंग दैट. We are trying to get this data from another variable, and this variable actually is storing that dynamic entity. No, so when you are passing a dynamic parameter, that must always be used with along with a colon. Okay, so chalo, ye ho gaya. So I simply don't wanted to fetch everything out of account. I rather jiska detail hum denge sirf wahi data humko fetch karna hai. So that's why now this is my complete query. अब मैं इसके आगे आता हूँ, So let's see how much records have been fetched. So मैं एक system.debug लिखता हूँ यहाँ पे, system.debug, and let's say the size of the collection. Size of collection equals to plus this is my collection. इसका size क्या है देख लेते हैं. Dot size, I mean how much record have been returned. जितने भी records इसमें store होंगे वही इसका size होगा. ठीक है. And let's now try to print it out. एक चीज और लिखता हूँ मेरे को, मैं वैसे तो ये आपको कहीं और से भी दिखा दूंगा, लेकिन एक चीज और लिखता हूँ मैं यहाँ पे, system.debug the total number of SQL queries equals to, let me try to show you something more. एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, plus system.limit get queries. These all are standard functions. अभी क्या देता है हमको, क्या देता है हम देख लेते हैं. I think there's an error over here. Size, yeah, size method है, और method should always be like this. जैसे get queries is a method, size एक method था, मैंने उसके आगे brackets नहीं लगाए थे, इसलिए वो error था आपको, वो अभी हट जाएगा यहाँ से. चलो, so ये एक बात हो गई. Now let me try to fetch everything out of that. अभी जितने भी records यहाँ पर आए हैं वहां से मैं एक एक करके सबको fetch करता हूँ. So I would be fetching everything from this collection. Enhance for loop यूज कर रहा हूँ मैं. हर record जो इसके अंदर stored है वो एक account record है. ठीक है, and that's why I have written an enhance for loop like this. So for account ACC from LST account, that means it is going to be iterated from first record to the last record. It's going to be iterated from first record to the last record. चलिए. Okay, so system.debug. I would require certain time to type this program. Meanwhile, you keep patience and just try to understand everything. System.debug. Account details equals to plus ACC. That means the account is going to be get displayed like this. And then with this account, let me try to print how many contact system.debug. Just let me write it down. मतलब कुछ चीजें मैं अभी बता सकता हूँ, कुछ चीजें explain होने के execute होने के बाद बता पाऊंगा. So just a separator. ठीक है, बिकॉज अभी कैसे है आप विजुलाइज नहीं कर रहे, बट मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ. सो मुझे थोड़ा सा लिखने दो, फिर मैं बताता हूँ. related contacts count equals to plus ACC dot contacts
कॉन्टैक्ट्स डॉट साइज। पहले मैं इतना ही प्रिंट करूंगा, डोंट वरी, उसके बाद धीरे धीरे कोड को बढ़ाता हूँ। ठीक है, ठीक है, पहले इतना ही प्रिंट करके दिखाता हूँ। लेट मी ट्राई टू सेव अप टू दिस। ओके, चलो। So ये method है, this method I wanted to execute this method, so I would require a name for this. Okay, let me just first of all bring this get. This is my method. अब मुझे एक नाम देना पड़ेगा, and that should be exactly same because मैंने like operator नहीं लिया है। तो like operator नहीं लेने का मतलब ये होता है कि आपको exactly same जो है वो नाम लेना चाहिए। Let me take with this one. ये डॉट भी लेना पड़ेगा इसमें, जो डॉट है ना, दैट इज ऑल्सो हैज टू बी टेकन। एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, वरना लाइक ऑपरेटर से आप कर सकते हो, बट बिकॉज मैंने लाइक ऑपरेटर नहीं लिया है तो मैं एग्जैक्टली सेम नाम दूंगा। लेट्स ट्राई टू एक्सिक्यूट दिस। ठीक है, देखो क्या क्या आया। साइज ऑफ कलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो फेच हुए यूनाइटेड ऑयल एंड गैस के नाम से, वो एक रिकॉर्ड है। मोर इंपॉर्टेंटली टोटल नंबर ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज कितनी दिख रही है यहाँ पे, 1। जबकि अगर आप प्रोग्राम में जाते हो, प्रोग्राम में आपको कितनी क्वेरीज दिख रही हैं, ये आपका एक क्वेरी है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। वैसे देखा जाए तो टोटल 4 क्वेरीज यहाँ पे हुई हैं एग्जीक्यूट, लेकिन सिस्टम की काउंटिंग के हिसाब से सिर्फ एक ही क्वेरी है, ये मैं बताना चाहता था। अभी मैं पूरे प्रोग्राम में आने का हूँ। यहाँ चलिए, आप ये स्क्रीनशॉट की मैं बात कर रहा था, वाज जस्ट ट्राइंग टू दिस। ये शायद मैंने आप लोग को कभी नहीं दिया है। अब यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद रखनी, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी एसक्यूएल क्वेरीज, यू नो हाउ मेनी एसक्यूएल क्वेरीज यू कैन फायर इन अ प्रोग्राम इज 100। हाउ मेनी डीएमएल स्टेटमेंट्स यू कैन फायर, ये एसक्यूएल है। एसओएसएल कितनी है, एसओएसएल आएगा आगे हम चल के। एसओएसएल इज सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज। मैक्सिमम 20 क्वेरी फायर कर सकते हो आप। मैक्सिमम नंबर ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट जो आप यूज कर सकते हैं एक प्रोग्राम में, वो है 150। उसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं कि एक एसक्यूएल क्वेरी जब फायर होती है तो कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फेच होते हैं, 10,000। एक डीएमएल जब फायर होता है तो कितने रिकॉर्ड्स आप फेच कर सकते हो, 10,000। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेट मी ट्राई टू गिव दिस टू योर्स। सो सी विद दिस गवर्नर लिमिट्स, इसको याद करेंगे सब लोग। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको पता चली कि जब भी हम इनर क्वेरीज यूज करते हैं, ठीक है, जब भी हम इनर क्वेरीज यूज करते हैं, आपने चाहे कितनी भी नंबर ऑफ इनर क्वेरीज लिख रखी हो, वो गवर्नर लिमिट में काउंट नहीं होता है। जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ टोटल मतलब इनर क्वेरी 3 है और मेन क्वेरी 1 है, मतलब टोटल 4 क्वेरी है, लेकिन गवर्नर लिमिट में ये काउंट नहीं होती है इनर क्वेरीज। सिर्फ एक ही क्वेरी इसने बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव फायर्ड ओनली 1 क्वेरी। सी 1 क्वेरी, सिर्फ एक क्वेरी आपकी आई। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, दिस इज अ मेजर बेनिफिट, कि भाई आप कितनी भी नंबर ऑफ इनर क्वेरीज जो है आपने डाल दी हैं, लेकिन काउंटिंग में, गवर्नर लिमिट की काउंटिंग में नहीं आएगा वो। ठीक है, और उसको देखने के लिए मैंने एक नया फंक्शन आपको बताया, सिस्टम डॉट लिमिट्स डॉट गेट क्वेरी। गेट क्वेरी वुड ऑलवेज गिव द नंबर ऑफ काउंट ऑफ हाउ मेनी क्वेरीज यू आर एग्जीक्यूटिंग। एक फंक्शन है ये। ठीक है, सिस्टम डॉट, सिस्टम इज अ क्लास, जैसे सिस्टम के डीबग एक मेथड है, वैसे सिस्टम में लिमिट्स एक मेथड होती है। उस लिमिट मेथड के अंदर में आप किस चीज की लिमिट देखना चाहते हो, अलग अलग चीजें होती है, उसमें से मैंने गेट क्वेरीज दिया। तो गेट क्वेरीज इज दैट फंक्शन, दिस फंक्शन वुड ऑलवेज रिटर्न कि हाउ मेनी क्वेरीज यू हैव फायर्ड। ठीक है, चलो। तो अब इसके बाद प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमने क्या फैच किया है, वो सब चीजें हम दिखाएं। ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या क्या, अब थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हो आप कि मैंने सबसे पहले कलेक्शन का साइज, नंबर ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज, उसके बाद अकाउंट रिकॉर्ड जो फेच हुआ है, ये उसकी पूरी डिटेल है, एक ही लाइन में है, स्प्लिट नहीं किया मैंने। अकाउंट नेम, रेटिंग, इंडस्ट्री है ना, ये सारी उसकी डिटेल्स हैं, ये सारी चीजें फेच हो गई। उसके बाद फिर मैंने ये बस जस्ट टू मेक अ सेपरेशन, ये एक सेपरेटर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इस तरह से प्रोग्राम में लाइन डाल रखी है, जस्ट टू मेक द सेपरेशन, नथिंग एल्स। थोड़ा सा सेपरेशन के लिए ऐसी लाइन डाल रखी है मैंने, और कुछ नहीं। ठीक है, कि अकाउंट का जो है वो कॉन्टैक्ट से सेपरेट हो जाए, सो दैट यू कुड सी कि हाँ ऊपर में अकाउंट है, नीचे में कॉन्टैक्ट है। फिर उसके बाद में सिर्फ अभी तक कुछ नहीं लिखा मैंने, सिर्फ कितने कॉन्टैक्ट एसोसिएटेड है वो लिखा। तो रिलेटेड कॉन्टैक्ट जो है वो आए हैं कॉन्टैक्ट्स में, देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में। तो इसको जब आप रेफर करो
इनर क्वेरीज में अगर आप किसी को भी रेफर कर रहे हो तो ये डायरेक्टली रेफर नहीं कर सकते हो आप, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल ऑफ अकाउंट, और ये सारा इनर जो ये आया है डेटा इनर क्वेरीज का, दैट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट। यहां से पहला रिकॉर्ड फेच हुआ और यहां पर आया पहला रिकॉर्ड, ठीक है, जो भी फेच हुआ यहां पर आया, उससे अगेंस्ट में कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे एसीसी डॉट कॉन्टैक्ट लिखना है आपको। मतलब दिस इनर चाइल्ड ऑब्जेक्ट कुड बी रेफर्ड अलोंग विद द नेम ऑफ पेरेंट। जैसे हम लोग लिखते हैं ना पेरेंट, हमारा नाम और सरनेम, हाउ दिस सरनेम इज कमिंग फ्रॉम, दिस आर कमिंग फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। हमारे पेरेंट, उनके ग्रैंड पेरेंट, सबके एक ही कॉमन नाम था, सरनेम सबके कॉमन थे। सो इन द सेम वे यू हैव टू, दिस इज द नेम ऑफ कॉन्टैक्ट, ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको मैं सर्च कर रहा रेफर कर रहा हूँ, बट दैट हैज टू बी रेफर्ड अलोंग विद द नेम ऑफ पेरेंट। आप इसको अकेले कॉन्टेक्स्ट दोगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज दोगे तो आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। सो वेन एवर यू आर रेफरिंग अ नेम ऑफ चाइल्ड, नेम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच यू हैव यूज्ड इनसाइड, हाँ यहाँ पर भी प्लूरल फॉर्म ही रहेगा, ऑफ कोर्स, हाँ यहाँ प्लूरल ही रहेगा, that always have to referred along with the name of parent object। तो parent का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ACC यहाँ पे, that's why I'm referring it like this, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now let me try to fetch, अब अगर आप रिकॉर्ड्स को प्रिंट करना चाहते हो वन बाय वन, जैसे यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स है, आई गेस 4 रिकॉर्ड्स है कॉन्टैक्ट, इसके कॉन्टैक्ट के, इफ आई नाउ वांटेड टू प्रिंट देम वन बाय वन, तो फिर से मैं फॉर लूप भी ले सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि फॉर, ठीक है, फॉर पार्टीशन, कहां से आप, फ्रॉम वेयर यू आर फेचिंग, यू आर नॉट जस्ट फेचिंग इट फ्रॉम कॉन्टैक्ट, यू आर फेचिंग इट फ्रॉम acc डॉट कॉन्टैक्ट्स। नाउ प्रोबेबली यू वुड अंडरस्टैंड कि मैं प्रोग्राम क्यों लिख रहा हूं। आई कैन एंड अप, मैं ये टॉपिक को यहाँ पे खत्म कर सकता था, रिलेशनशिप इनर क्वेरीज कंसेप्ट मैंने यहाँ बता दिया था तुमको किस तरह से फैच होता है, और हमने आउटपुट भी दिखा दिया था, लेकिन अगर मैं प्रोग्राम नहीं दिखाऊं तुमको तो तुमको ये समझ में नहीं आया कि इसको यूज कैसे करना, इसलिए मैं प्रोग्राम बता रहा हूं तुमको, ठीक है। चलो, सो acc डॉट कॉन्टैक्ट, यू आर नॉट जस्ट फेचिंग इट फ्रॉम कॉन्टैक्ट। मैंने कहा ना, अगर इनर क्वेरी के किसी भी एलिमेंट को आप फेच कर रहे हो, चाहे कॉन्टैक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज, केसेस, दैट मस्ट ऑलवेज बी नेम्ड along with the name of parent। ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो सकता था, अगर मुझे शॉर्ट में पढ़ाना होता मैंने यहाँ से पढ़ा दिया होता था, आपको पता भी नहीं चलता था, आपको समझता था कि हमने रिलेशनशिप क्वेरीज समझ ली है, हमने समझ लिया कि रिलेशनशिप क्वेरीज कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट्स में लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, स्पेस देते हैं, प्लूरल फॉर्म्स लेते हैं, और आपका आउटपुट भी सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर पे आ जाता। और लेकिन सब फिर आप प्रोग्रामिंग पे आते ना, तब आपको समझ भी नहीं आता था कैसे लिखना है इसको, इसलिए प्रोग्राम बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो मैं कुछ भी स्किप नहीं करता, याद रखो। Okay, so we are fetching contacts, but child contacts. A child always have to be, whenever you are referring to a child, child's name should always be referred along with the name of parent. That's why it acc dot contact. Every record that would come out of this would be a contact record, and that's why यहाँ contact रहेगा. Let's make any object for that. Contact con. It's contact con from this, right? चलो, अब यहाँ पर एक एक रिकॉर्ड इटरेट होगा, यहाँ जितने भी 4 रिकॉर्ड 5 रिकॉर्ड हैं वो एक एक रिकॉर्ड इटरेट होगा। लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट आउट। अब उसको प्रिंट कर लेता हूँ, सिस्टम डॉट डीबग कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड इक्वल्स टू, लेट्स ट्राई टू प्रिंट दैट। तो अभी तो ये con से आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे con ही लगेगा अपने को, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट, प्रिंट हो गया कॉन्टैक्ट, प्रिंट हो गया। अब ऐसा ही मैं बाकी चीजें प्रिंट कर लेता हूँ। आउट ऑफ दिस लूप, after printing the contact, let me put up one more partition, एक और पार्टीशन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये स्क्रीन कंट्रोल्स कभी कभी हटते नहीं है। हाँ, उसके बाद इसके बाद अब मैं यही सेम चीज जो है, मतलब ये तो मैंने, अगर इफ आई वुड शो यू अप टू दिस, तो आप पहले विजुलाइज कर लो, इसको देख लो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। So it is going to populate like this. The size of collection is 1. How many number of SQL queries? Although we are firing 4 queries, रिटर्न में ये सिर्फ 1 ही बता रहा है मेन का, इनर क्वेरीज काउंट नहीं होती हैं आपकी,
उसके बाद ये है उस अकाउंट रिकॉर्ड की पूरी डिटेल्स, उसका नाम, उसकी रेटिंग, उसका इंडस्ट्री। अब उसके साथ रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, उसका काउंट है 4। और ये है वो सारे कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स जो उसके साथ रिलेटेड है। अब मैं डिस्कशन को आगे लेके जा रहा हूँ, मैंने एक पार्टीशन और बनाया है यहाँ पे। अब मैं आगे लेके जा रहा हूँ डिस्कशन को। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा इसके साथ रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज कितनी है। ठीक है, तो फिर मैं ये जो सेम जैसा ऊपर लिख रहा हूँ बिल्कुल देखो वैसे ही लिख रहा हूँ, कुछ खास फर्क नहीं है। सिस्टम डॉट डीबग टोटल रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज इक्वल्स टू, यहाँ भी मुझे ऐसे लिखना चाहिए, टोटल रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स इक्वल्स टू टोटल रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज इक्वल्स टू कितनी है। तो अब मैं अपॉर्चुनिटीज को रेफर कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं लिख सकता है ना, मुझे हमेशा पेरेंट के साथ में लिखना है, बिकॉज यहाँ अपॉर्चुनिटीज इज अ सब क्वेरी एलिमेंट। तो पेरेंट इज एसीसी डॉट यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हियर एज वेल, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो उसको। एसीसी डॉट अपॉर्चुनिटीज का साइज, एसीसी डॉट अपॉर्चुनिटीज का साइज। ठीक है, तो वो जैसे यहाँ आपने लिखा कॉन्टेस्ट का साइज, वैसे अपॉर्चुनिटी का साइज प्रिंट हो जाएगा। अब उसको एक एक को इटरेट भी करना है हमको, तो इटरेट कर सकते हैं। तो फॉर क्या इटरेट करना है, आई वॉन्टेड टू इटरेट एसीसी डॉट अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज का हर रिकॉर्ड मुझे इटरेट करना है, बट दैट शुड ऑलवेज बी यूज अलॉन्ग विद द नेम ऑफ पेरेंट, दैट्स वाई एसीसी डॉट अपॉर्चुनिटीज। तो एक एक रिकॉर्ड जो यहाँ से निकलेगा वो अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड रहेगा, that's why over here it would be opportunity. Now give any object name oppty opti या फिर जो भी आपको देना है। ठीक है, अच्छा ये ब्रैकेट मैंने ऐसा दे दिया, आप इस तरह से दे सकते हैं इसको, वैसा भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है। system dot debug, let's try to print those records, record equals to plus, give a space plus, क्या है ये, oppty, so every record out of this was going to be printed like this। ठीक है, ये प्रिंट करेगा आपके अपॉर्चुनिटीज रिकॉर्ड। नाउ इफ यू वांट टू विजुअलाइज अप टू दिस, तो ठीक है मैं इतना आउटपुट दिखा देता हूं पहले आपको। यार ये जूम के कंट्रोल्स बहुत तंग कर रहे हैं आज, सही तरह से मिनिमाइज नहीं हो रहे हैं। ऑलराइट, सो नाउ debug। ठीक है, total number of opportunities are 10 and these are those 10 records, isn't it? चलो अब केसेस भी आपने मंगवाई हैं तो उसको भी प्रिंट करिए। So let me go with the same thing once again. And after this, I would be putting up a separator just below to this. I would be putting up a separator over here. And after this separator, let me repeat the same process. But this time I would be printing it for your number of the cases. All right. So system dot debug total related cases equals to, and I should use plus acc dot cases dot size, give the size function like this, and then we wanted to iterate them, so it should be like acc dot cases, and every record out of this would be a case record, case CS, right? Case, you can give any name over here, that's just a local variable. That's just a local variable. And system dot debug case record equals to plus CS. That's it. Let me now save this program and let's execute this once again. All right, so see, total numbers, the size of collection is 1. There's only one account record with this United name, oil, gas, जो भी है.
The total number of queries that are fired is 1, although we have 3 inner queries along with 1 major queries. But the more important thing to know over here is, like, even though if you are firing multiple queries, the inner queries are never counted inside the governor limit. And to extend this discussion, the number of SQL queries, maximum number of SQL queries that could be fired, that could be used in a single program, in a single transaction, is always 100. You cannot use more than 100 SQL queries in a single program. But because we are using inner queries are never counted inside in governor limit. All right. So this is that account record. The details you have supplied, it has fetched. Along with this account, there are 4 contacts. These are those contacts. There are 10 opportunities related to that account. These are those 10 opportunities. There are 7 cases related to this account, and these are those 7 cases records. And apart from like how you write down a query in Salesforce Inspector, how you use them inside a program. That is why taking a program was very essential into this discussion. Otherwise, if I would just end up you by showing this example on your Salesforce Inspector, you probably would make an assumption कि हमको ये आ गया है. But when you try the same thing with inside your program, you would never understand how to use the child components particularly. That's why this program is very essential feed. All right, that's all for today. Go and try with this. Let me see what is next. Now, so this I have taken like this was parent to child, but in case of a standard association. Tomorrow, I would start with the second type, and that would again be parent to child, but in a custom relation, So that would be this part. Yeah. Yes. Any questions? Any questions? Any questions? Any questions? All right, then. Thank you so much for joining. Have a nice day.